हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी प्लस कांस्टेबल की डेट फिक्स हो चुकी है। 2 दिन में और दो दो पालियों में एग्जाम आपके होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 दिन में अगर आपके एग्जाम होंगे और उसमें भी अगर आपकी शिफ्ट है, तो मतलब टोटल 4 शिफ्ट हैं और 4 शिफ्टों को अलग अलग एग्जाम पेपर सेट होगा। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर बढ़ेंगे भी, बढ़ते ही हैं ज़्यादातर। तो कितने नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट को कितने ज़्यादा मिलेंगे, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है और आपके पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का लेवल है पेपर का। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है लोगों को डर लगने लगता है कि अभी अभी इतने दिन बचे हैं, अब हम क्या करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी नज़दीक पेपर आ जाता है, हम अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है और हम उसको कवर कर नहीं पाए होते हैं। जितने दिन हमारे पास थे, हमने मस्ती में निकाल दिया या किसी भी तरीके से हमने कहीं भी टाइम स्पेंड किया, किसी दूसरी पढ़ाई में लगे रहे, या अपने जो एकेडमिक के एग्जाम है वो हम उसके चक्कर में हम पढ़ने में लगे रहे। तो हम अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं और लास्ट टाइम पे फिर हमको ऐसा लगता है कि अभी नहीं, अगली भर्ती में अपन देखेंगे। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, पहले कभी अगर तैयारी करी है, तो अभी भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अभी भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने जब 2018 में दिया था, 2018 ए और बी 2 वैकेंसी आई थी, मैंने दोनों में दिया था। तो उस समय मैंने यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए स्पेशली कोई पढ़ाई नहीं करी थी। मेरा यहाँ सिलेक्शन हो चुका था और एसएससी में हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ी सी तैयारी करूं। और मेरा मन भी नहीं था इधर ज्वाइनिंग करने का, तो मेरा ऐसा भी कुछ मन नहीं था कि मैं एग्जाम दूंगा भी या नहीं दूंगा। तो मैंने इसको एकदम स्किप कर रखा था कि अगर पास में सेंटर आया, जैसे कि मैं आगरा के पास का रहने वाला हूँ, और मैंने सोचा कि अगर आगरा के आसपास अगर सेंटर आया तो मैं एग्जाम देने जाऊंगा, वरना मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। तो मैंने इसके लिए कोई भी प्रॉपर तैयारी नहीं की। प्रॉपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या हिंदी आती है, और मैं जो तैयारी कर रहा था, मैंने केडी कैंपस उसी समय हाल ही में ज्वाइन ही किया था। ठीक है, तो मैं कोई हिंदी की तैयारी कर नहीं रहा था, और जीएस मेरी शुरू से वीक थी और अभी भी वीक है। मेरे 2 ही सब्जेक्ट थे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं, और एक में 38 क्वेश्चन आते हैं और एक में 37 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये 75 जो क्वेश्चन थे वो मेरे प्रॉपर 100% तैयार थे। तो इनके ऊपर ही मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं तो इनको पूरा कर दूंगा। बाकी जीएस में देखेंगे। जीएस इतनी भी खराब नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हो, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया कि नहीं नहीं साहब, हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तभी अपन पेपर को फाड़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मैंने सोचा। लेकिन मैंने, हाँ, मैथ और रीजनिंग जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, मैंने इनको लगातार मैं पढ़ता रहा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास जितना भी समय है, 15-20 दिन, जितने भी दिन आपके लिए बचे हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपका चाहे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जीएस हो, आपका हिंदी हो, आप उसको प्रॉपर पढ़िए। क्योंकि जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है उसमें आपके 2, 4, 8, 10 नंबर कट जाए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। ये आप तय कर लो अभी से। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उसको लगाते रहिए, करते रहिए उसकी प्रैक्टिस। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज़ और, कभी भी एक सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिलेक्शन लेना बहुत कठिन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, 3 सब्जेक्ट आपके एवरेज है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं, एक सब्जेक्ट आपका एवरेज भी नहीं है, बहुत लो है, तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, 2 सब्जेक्ट एवरेज हैं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ ये रेशियो चलता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस करते रहिए, उसको छोड़िए मत। वरना पता चलेगा कि जो स्ट्रॉन्ग था वो एवरेज हो गया, और जो जो एवरेज था वो लो ग्रेड पे चला गया, तो आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ऐसा तो सोचिए मत कि हमने तैयारी नहीं की, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम एग्जाम नहीं देने जाएं। तो और ये बहुत सारे लड़के सोच लेते हैं। अभी दिल्ली पुलिस में मैंने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, इसमें कई सारे लोग फिजिकल देने नहीं गए क्योंकि उनका फिजिकल बहुत जल्दी आ गया था, रिजल्ट के कुछ दिन बाद ही फिजिकल होना था। तो बहुत सारे लड़के फिजिकल देने नहीं गए, जिससे कि क्या हुआ कि आपने देखा ही होगा कट ऑफ कितनी लो गई है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो एबसेंट ही हो गए थे। मेरे घर में से भी 2 लोग थे जिनका क्लियर हुआ था, लेकिन दोनों में से कोई भी फिजिकल देने नहीं गया। और मेरे काफ़ी दोस्तों का हो भी गया है जिनके फिजिकल स्ट्रॉन्ग थे, खासकर जिनके फिजिकल बहुत अच्छे थे, उनका सिलेक्शन हो ही गया है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि ज़्यादा लोग आए ही नहीं थे। जितनी वैकेंसी उससे 700-800 बस लोग ज़्यादा पास हुए थे, बाकी के लोग बहुत सारे फेल हो गए थे उसमें। तो वो एक रीज़न था उसका कट ऑफ कम जाने का। बाकी अभी इधर मैं सिर्फ ये यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स के 38 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 37, और हिंदी के 37, और जीके के 38। तो इस तरीके से आप सिलेबस आपने देख ही लिया होगा, और आपको यह भी पता होगा किस टॉपिक से क्या क्या आने वाला है और हमारा क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है। अब तक तो आप देख ही चुके होंगे, मॉक्स आप लगा ही रहे होंगे। और मॉक्स की मैं फिर बता दूं आपको, अब मॉक्स आप बढ़ा दीजिए। अब एक एक दो से काम नहीं चलेगा, आप दिन में 4-4 लगाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ने का अगर समय नहीं, आप नया चीज़ कोई मत पढ़िए। अब आपके पास 15 से 20 दिन बचे हैं, आप नई चीज़ पढ़ना छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए बस। क्योंकि करंट अफेयर्स
रिपीट करते रहोगे तो वो आपके माइंड में आती रहेगी। वहाँ आप ऑप्शन देख के टिक कर दोगे। बाकी आप स्टैटिक भी पढ़ते रहिए, और बाकी आप नई चीज़ कोई भी मत पढ़ो। अगर आपका मान लीजिए ज्योग्राफी अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं है, बचा हुआ है, तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर दो उसको। 4-6 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, उसको आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी अगर मान लीजिए अगर जिन लोगों का मैथ वीक रहता है तो उनका क्या रहता है, उनका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। कभी बोलते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन रह गया, कभी बोलते हैं टाइम एंड वर्क रह गया। तो अगर जो रह गया उसको रहने दीजिए, अभी आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, नई चीज़ आप पढ़ने की कोशिश करोगे, नए नए क्वेश्चंस आप देखोगे, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और आप अपने खुद से डिमोटिवेट होने लगोगे। आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, और आप फिर पढ़ाई बंद कर दोगे, कॉपी किताब बंद करके रख दोगे और बोलोगे कि ठीक है अब अगली वैकेंसी तक अभी से पढ़ाई चालू कर देंगे, और अगली वैकेंसी में फिर यही सिस्टम चालू हो जाएगा और फिर यही रोना धोना लगा रहेगा। तो आप ऐसा सोचिए मत बिल्कुल भी, ठीक है। पढ़ते रहिए और नई चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिए। अभी पुरानी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं उनको आप रिपीट करिए। मैथमेटिक्स के अगर क्वेश्चन आपने लगा भी रखे हैं पुराने, उनको भी रिपीट करिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। जरूरी नहीं कि आपने जो बुक से क्वेश्चन आपने जो भी लगाया है मैथ का वही आपका पेपर में देखने को मिलेगा। उससे मिलता जुलता उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं जो मैथमेटिक्स से देखने को आपको मिलेंगे। बुक में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचो कि 9th-10th में जो बुक से डिक्टो क्वेश्चन आ जाते थे वो आ जाएंगे एनसीईआरटी बेसिस, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। और हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। हिंदी साहित्य ज़्यादा बड़ा नहीं है। हिंदी साहित्य में ऐसा नहीं कि आपको हर कवि की रचना एक एक रचना आपको याद करनी है कि और आपको वो पंक्तियाँ दी जाएंगी कि ये किसकी है। ऐसा पहचानने वाला कुछ भी नहीं आता इसमें। सिंपल से आते हैं, कुछ कवि हैं जो बहुत प्रचलित हैं, उनकी रचनाएं याद कर लो, और साहित्य में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको याद कर लो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ, और अपने साहित्य का थोड़ा सा इतिहास, हिंदी साहित्य का अपना इतिहास याद कर लो कि कहाँ से क्या क्या कैसे हुआ है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वो सब चीज़ें आप देख लो। आप जानते ही हैं, इतने तो आप होशियार हैं। कोई बच्चे तो हो नहीं हो आप अभी, ग्रेजुएट बहुत सारे तो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे और बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट होंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होगी कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। और चीज़ें हैं जो मुहावरे और तुम्हारे विलोम शब्द और ये सब हैं, इन क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ये आपको तय कर लेना है, क्योंकि कोई भी किताब आप उठा के देख लो, अगर आप वन वर्ड देखोगे तो 7 से 8 पेज आपको मिलेंगे, और विलोम शब्द देखोगे 3 से 4 पेज आपको मिलेंगे। ये मैक्स टू मैक्स पेज होते हैं जो कि हर किताब में आपको मिलेंगे, और वही रिपीटेड हर किताब में आपको मिलेंगे। मतलब जो एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वहीं से बनते हैं। आप जो क्वेश्चन पेपर जब आओगे उठा के देखोगे खुद की किताब में से, अगर आप सर्च करोगे तो वहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें तो आपको रट के जानी है। मुहावरे हुए और तुम्हारे ये वन वर्ड हुए, ये सब चीज़ें आपको रट के जानी है। इनको आप छोड़ना नहीं है। मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो ये, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। अगर आपका मान लीजिए हिंदी साहित्य में से कि आपने वो रचनाओं के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है और आपका हिंदी से कोई ताल्लुक भी नहीं है, जैसे मान लो आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाता है। बाकी अगर जो चीज़ पढ़ने वाली हमारे सामने रखी है, अगर वहाँ से भी अगर कोई चीज़ छूट रही है तो ये गलत है, ठीक है ना। जो हमने पढ़ लिया है वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बस, ठीक है। तो बस लास्ट में यही कहूँगा, डरना नहीं है, बस पढ़ते रहना है और लड़ते रहना है। बेस्ट ऑफ लक।